ये वो इंस्टीट्यूट है जहां ये हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसके बेसमेंट में राव आईएएस स्टडी सर्किल की अपनी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। इसको आप हादसा कह के नहीं टाल सकते हैं, ये पूरा मिसमैनेजमेंट है। चाहे वो एमसीडी का मिसमैनेजमेंट हो, कोचिंग सेंटर का मिसमैनेजमेंट हो। ये सामने वाला जो गेट है इसको अंदर से इन लोगों ने क्लोज किया। ये जो है यहाँ के कोचिंग के मैनेजमेंट है उसमें गार्ड्स इंक्लूडेड थे और इसके एम्प्लॉयज़ थे। जो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है ना, आप 2 लाख रुपए फीस लेते हैं और लाइब्रेरी के नाम पे आप बेसमेंट में दे रहे हो और वहाँ पे लोग जान गंवा दे रहे हैं। ये बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर नहीं है कि लाइब्रेरीज नहीं होनी चाहिए अंडरग्राउंड में? नगर निगम कमिश्नर को ज्ञात था पूरा मामला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाते हुए ये घटना जो हमारे साथ हुई है। या आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चला सकते हैं तो ये मर्डर है और इसका मतलब है कि खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है गाइडलाइंस का। मैं इस समय उसी जगह पर हूं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो कोचिंग सेंटर है राउज आईएएस स्टडी सर्कल है, इसी के बेसमेंट में ये हादसा हुआ है। इस महीने जुलाई की बात करें, दूसरा हादसा है जिसमें 4 स्टूडेंट की मौत की बात हो रही है। बेसमेंट में कहा जा रहा है कि उस समय 30 से ज़्यादा लोग थे। कल बहुत भारी बारिश हुई थी शाम के समय। बेसमेंट में जो है वो फिंगर टच था जिससे आप अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद बिजली चली गई। 30 के करीब बच्चे थे, 30 स्टूडेंट थे लाइब्रेरी में। ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो लाइब्रेरी भी बेसमेंट में चलाते हैं। और आपको दिखाएंगे कि एमसीडी की जिम्मेदारी जो है वो देखिए आप कि ये देखिए एक दिन की बारिश में पूरा कचरा जो है जो गाद है जो एकदम से जमा हुआ है और दोनों तरफ है। इसका मतलब है कि इस बार मैं खुद इन्हीं इलाकों में रहता हूँ। ये एकदम बिल्कुल संसद भवन से आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ जो स्टूडेंट है वो जमा हैं सेंट्रल दिल्ली से, जहाँ से प्रधानमंत्री का आवास, संसद मार्ग और संसद भवन यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सेंट्रल दिल्ली का एरिया ही आता है, ये सेंट्रल दिल्ली से लगता हुआ इलाका है। और इस वजह से यहाँ कोचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरफ फल फूल रहे हैं। और इस वजह से यहाँ बच्चों का मुखर्जी नगर के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में रहते हैं और कोचिंग का जमावड़ा है। यहाँ बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन ये घटना राउज आईएएस स्टडी सर्कल में हुई है। और पूरा का पूरा जो ये हादसा है, इसको आप हादसा कह के नहीं टाल सकते हैं। ये पूरा मिसमैनेजमेंट है। चाहे वो एमसीडी का मिसमैनेजमेंट हो, कोचिंग सेंटर का मिसमैनेजमेंट हो। आपके स्टाफ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है, बिजली चली जा रही है और आपका कोई स्टाफ नहीं है। कहा जा रहा है कि मदद 2 घंटे बाद पहुंची है। ये भी लोग बता रहे हैं कि 8 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं और 3 बच्चे अब नहीं रहे, जिसमें एक केरल के थे और यूपी के भी एक बच्चे थे। तो ये जो मिसहैपनिंग है इसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल तो है। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकाएक हुआ है। मैनेजमेंट की कमी है, चाहे वो कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट की कमी हो। जो यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स के लोग हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 25-30 सालों से सीवर की सफाई नहीं हुई है, नालों की सफाई नहीं हुई है और एकाएक भारी बारिश हुई और नतीजा ये हुआ कि वाटर लॉगिंग हो गई, ओवरफ्लो होने लगा और बेसमेंट में पानी भर गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एक रेडियो पर आप सुनते होंगे कि यहाँ 60-40 का मामला चलता है। आप इमारतें खड़ी कर लेते हैं, बिल्डिंगें बना लेते हैं और क्लियरेंस भी आपको मिलता रहता है अगर कर्मचारियों से आपकी ठीक ठाक साँठ-गाँठ हो तो। साफ़ सफाई की कोई बात नहीं हो रही है और जब इस तरह की मिसहैपनिंग होती है तो ये सारे सवाल उठते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो नाराज़ हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो दुखी हैं। अभी पटेल नगर में एक स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी और 3 स्टूडेंट मौत हुई। क्या नाम है आपका? जी आवेश। आवेश, आप इसी में पढ़ते हैं, राउज में पढ़ते हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, पढ़ता इसमें नहीं। लोकल आप यहीं रहते हैं? मैं प्रिपरेशन करने आया हूँ। नहीं मतलब आप रहते इसी इलाके में? यहीं रहता हूँ, बगल में ही रहता हूँ मैं। और तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही? ये जो घटना है इस पर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? इस घटना में सबसे बड़े जिम्मेदार तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो है, उसके साथ साथ एमसीडी भी है। लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं कि एमसीडी सफाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो तो ठीक है, आप देख रहे हैं हमेशा कि ये स्थिति हो रही है। आप गेट को बंद करने के लिए आपका 2 गार्ड 3 गार्ड लगते हैं। प्लास्टिक का पॉलीथीन यूज़ करते हैं कि पानी अंदर ना आए, गेट को जाम करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, जब ऐसी स्थिति है तो बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों रखा आपने? तो ये आपकी गलती है ना।
मैनेजमेंट की गलती है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों रखा। बेसमेंट अलाउ है, बेसमेंट अलाउ है, इसी लाख 200 गज के प्लॉट से ज़्यादा में बेसमेंट अलाउ है, लेकिन सवाल है कि जो सेंटर है उसके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं था, उनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। वो देखते हैं कि मतलब पानी भर जाता है, जब हमेशा पानी भर रहा है, आप रोकने के लिए आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जब जानते हैं ऐसी कुछ घटना हो सकती है आगे, तो आप वहाँ पे लाइब्रेरी उसको क्यों कंटिन्यू किए, वहाँ से हटाना चाहिए ना आपको। अगर मान लो ड्रेनेज नहीं सफा हो रहा है या पानी किसी ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है ना। आप 2 लाख रुपए फीस लेते हैं और लाइब्रेरी के नाम पे आप बेसमेंट में दे रहे हो और वहाँ पे लोग जान गंवा दे रहे हैं। कितना फी लेते हैं ये लोग 1 साल का? 1 साल का कम से कम 2 लाख रुपए फीस है, 2 लाख मिनिमम 2 लाख। जीएस ये मतलब ये तमाम जो जितने इंस्टीट्यूट हैं है सबका एक तरह का जीएस मतलब एक सब्जेक्ट कोई पढ़ाते ये हैं, जीएस होता है क्या, पूरी तैयारी कराते हैं 12 महीने। जीएस के साथ साथ मतलब optional होता है। जनरल स्टडीज होता है जो GS1 GS2 GS3 GS4 कोई मतलब मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया 1 साल के लिए तो 2 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। हाँ, मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए बस कोचिंग का फीस। कोचिंग का फीस और बुक मटेरियल ये सब तो जो कोचिंग वाले अपने गाइडेंस देते हैं, जो मटेरियल्स देते हैं वो तो देता ही है, बाकी यहाँ रहने का भी खर्च काफ़ी है, 2 से 3 लाख मतलब 1 ईयर का आ जाता है। 15 से 15,000 रुपये रूम का किराया देना पड़ता है मिनिमम, एक रूम का किराया सिंगल पर्सन के लिए। तो 2 लाख रुपए सोचिए। ये एक कोचिंग जो है, कोचिंग सेंटर सब देश भर में एक अनऑर्गेनाइज, मैं नहीं कहूँगा, अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है। इसके लिए मुझे लगता है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनको बाकायदा कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, बड़ा सेक्टर है। और आप जब ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में, राजेंद्र नगर के इलाके में, करोल बाग के इलाके में आएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी के शोरूम से ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो कोचिंग सेंटर्स के हैं। एक कोचिंग सेंटर के कोचिंग का हजार करोड़ का टर्नओवर है कि कोचिंग का, ऐसे कोचिंग है यहाँ पे। तो ये राउज IAS के बारे में कुछ बताएंगे, ये कब से यहाँ बना हुआ है? ये तो नई बिल्डिंग देख रहा हूँ मैं। ये नई है, पता नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहते हैं बहुत पुरानी है, 1992-93 से, 1952 मतलब आज़ादी के बाद से ये है, 52-53 से। बट मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि 22 जुलाई को मतलब लास्ट वीक बारिश हुई थी यहाँ पे, तो मैं इधर से ही गुजर रहा था। तो जैसे ही बारिश तेज़ हुई तो मैं इसी बिल्डिंग के, इत्तफाकन था वो, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ इस कोचिंग से, तो इत्तफाकन क्या हुआ कि मैं इसमें शेल्टर ले लिया। बारिश जैसे ही तेज़ हुई, हाँ, अंदर चले गए। हाँ, तो 10 से 15-20 मिनट के टाइम पे ही बारिश में देखें कि पानी यहाँ पे भर जाता है। मतलब ये जो पूरा एरिया है, मेनली सबसे ज़्यादा पानी यहीं पे होता है। ये वाला जो एरिया वाजीराम वाला हुआ, तो उसमें देखें कि मतलब इनिशियल लेवल पे तो हल्का हल्का पानी आता है, उतना दिक्कत नहीं था। जैसे ही तेज़ बारिश हुई, आधा 1 घंटा हुआ होगा, तो ये लोग क्या किए, अंदर से गेट क्लोज कर दिए पानी रोकने के लिए। ये राउज वालों ने, ये जो सामने वाला गेट है उसने कोचिंग दिखाई। हाँ, ये सामने वाला जो गेट है इसको अंदर से इन लोगों ने क्लोज किया। ये जो है यहाँ के कोचिंग के मैनेजमेंट है, उसमें गार्ड्स इंक्लूडेड थे और इसके एम्प्लॉयज़ थे जो, और तब भी रोक नहीं पाए पानी ये लोग। तब भी आपको रुकने दिया, आपको कहा कि चले जाइए? नहीं, मैं ही नहीं, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे जो उसके खुद के स्टूडेंट्स थे, और जो इधर से गुजर रहे थे वो लोग भी स्टे लिए हुए थे। कम से कम 15 से 20 बच्चे नीचे ही थे बेसमेंट में। अच्छा, आप बेसमेंट में चले गए थे या पार्किंग में थे? नहीं, बेसमेंट में एकदम, वो अंदर लाइब्रेरी में नहीं, ये जो सामने दिख रहा है ना गेट, इसको पार्किंग बोलते हैं। हाँ, ये पार्किंग। मैं आपको बता दूं, बेसमेंट पार्किंग के नीचे होता है। ये बेसमेंट है। हाँ, तो ये हम लोग बिहार यूपी वाले जिसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं ना, इसको ये अपर फ्लोर बोलते हैं, मतलब बेसमेंट के बाद अपर। गेट के अंदर ही था गेट। आप पार्किंग में थे? हाँ, कार पार्किंग में थे? कार पार्किंग में थे। वहाँ पे गार्ड उड़ लगे हुए थे बाहर साइड से 3-4। तो कार पार्किंग में भी पानी थी? नहीं, उस वक्त पानी नहीं आया था, लेकिन जैसे ही तेज होता है ना यहाँ पे, बारिश पूरा जम जाता है, तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया था। तो ये लोग क्या किए, गेट बंद किए, पहले रोकने की कोशिश किए, नहीं हुआ तो ये लोग के पास प्लास्टिक जो होता है, पेपर बड़ा सा प्लास्टिक जो होता है, वो लेके ये लोग साइड से 4-5 लोग खड़े थे, ठीक है, उस टाइम, तब जाके ये लोग मैनेज कर पाए उस दिन। देखिए, ये इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं, इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कोचिंग सेंटर को, मैनेजमेंट को पता था कि पानी हमारे कैंपस में आता है। इनके पास बेसमेंट है, एक तो पार्किंग है, जब पार्किंग में पानी नहीं है, 2 फ्लोर बेसमेंट है। इसमें 2 फ्लोर बेसमेंट है। आपने जाकर देखा है? मैं गया था मटेरियल लेने के लिए, यूपीएससी का इनका। सेकेंड फ्लोर बेसमेंट है, 2 फ्लोर बेसमेंट। ये हादसा किस में हुआ है? फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट में या सेकेंड फ्लोर बेसमेंट इसमें लाइब्रेरी है। किस में है?
आप कह रहे हैं दो बेसमेंट है। मैं वही सोच रहा हूँ कि अमूमन बेसमेंट की भी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर पानी आता तो बच्चे टेबल पे खड़ा। पानी भर गया ना, 3 से 5 मिनट के अंदर 12 फुट पानी भर गया, 10 से 12 फुट। नहीं, आप बता रहे हैं, आप श्योर हैं कि इसमें डबल जाने देगा नहीं ना? जाने दे। मैं भी गया हूँ उस दिन। क्या हुआ कि 2 घंटे के स्टे में तो मुझे लगा कि मैं खाली तो बैठा ही हूँ, तो मैं एक बार विजिट कर लेता हूँ। ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं गया एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं ज्वाइन हूँ। तो मैं गया पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए कि क्या ये लाइब्रेरी ओपन है सबके लिए। तो वहाँ पे जो केयरटेकर है लाइब्रेरी का, तो उसने मुझे बताया कि नहीं, ये सिर्फ जो ऑफिशियल मतलब स्टूडेंट्स जो राव से जुड़े हुए हैं, क्लासरूम स्टूडेंट, उसके लिए है। तो मैं वहाँ पूरा विजिट लिया। 100+ कैपेसिटी होगी, मेरा जो अंदाजा है 100+ कैपेसिटी। मैं चारा पूरा जो लाइब्रेरी है उसको घूम के मैं वापस फिर से आ गया। करीब 2.5-3 घंटे के बाद मैं वहाँ से निकला, तब भी गेट नहीं खुला था। उस वक्त भी जब 3 घंटा हो गया था तब भी पानी था। तो देखिए, ये जैसे बता रहे हैं ये देखिए, ये आप कभी गए हैं इस कैंपस में? जी, मैं जाता रहता था। तो देखिए, ये बहुत खतरनाक है। ये अगर डबल बेसमेंट है, ये मतलब 2nd फ्लोर बेसमेंट है, और उसमें अगर इंस्टीट्यूट को पता था कि पानी लगता है, पानी जम जाता है, ठहर जाता है। ये है सर कि आप ये दोनों साइड रोड के किनारे देखिए कि नालों की सफाई नहीं हुई है। अगर नालों की सफाई, जब गर्मियां पड़ रही थी, अगर उसकी सफाई और सिल्ट डिपोजिशन को अगर साफ कर दिया जाता, तो मतलब सेंटर वालों की कोई गलती नहीं है? नहीं, सेंटर की तो गलती है ही कि उन्होंने जो इलीगल तरीके से परमिशन लिया। बोल दीजिए कि बादलों की गलती है, बारिश ही क्यों हो गया? बारिश नहीं होता तो वो भी नहीं होता। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है जब आदमी जो बेसमेंट चला रहा है, जिसको पता है कि हमारे बेसमेंट में पानी लगता है, पूरी गलती आप वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेंगे। प्राइमा फेसिया में फर्स्ट गलती है, लेकिन इस बात को भी तो ध्यान देने की जरूरत है। अब उस पर बात करेंगे ना, नाला की सफाई नहीं हुई, बारिश क्यों ज्यादा हो गई, बादल क्यों लग गया, बारिश का मौसम क्यों आता है? आपको पता है कि आप पहाड़ वाली इस देश में बातें होती रहती हैं, होता कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? होता ही होता तो जब पटेल नगर वाला बच्चा मरा था तब बहुत कुछ किया जा सकता था। अगर नहीं हुआ है तो इस देश की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सब विफल रही है। क्या चाहते हैं आप? इंस्टीट्यूट, हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 दिन का मामला नहीं है। आप ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर नहीं है कि लाइब्रेरीज नहीं होनी चाहिए अंडरग्राउंड में, है ना? आप न्यूज चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम बुर्बक हैं, आप बताइए। नहीं, आपको कानून है। हमें कायदे कानून की नहीं पता। आप लोग भविष्य के IAS है भाई, आपको ज्यादा पता होगा। पत्रकार सब बेवकूफ। हम सिर्फ आपसे एक चीज कह रहे हैं कि जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या? गाइडलाइंस क्या है कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं खोल सकते? नहीं खोल सकते। मेरी कोई तैयारी नहीं है भाई, मैं ऐसे ही आ गया हूँ घटना। दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं खोल सकते। लेकिन और जब भी आपको एक बात बता रहे हैं, जब भी कभी भी जांच आती है ऊपर से, तो यहाँ के जो लोकल कब का जजमेंट है? आज ही की बात बता देते हैं। सारे करोल बाग और उवान में लाइब्रेरियां बंद हैं, लेकिन कब तक फिर खुलेंगी? देखिए, ये बड़ी बात बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं था। ये इंसिडेंट हुआ है, मेरा कोई होमवर्क नहीं था, मैं ऐसे ही आ गया था कि देखूंगा कि क्या है रिपोर्टिंग। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है, ये भी पेशे से वकील है, मैं जानता हूँ इनको। ये कह रहे हैं के गाइडलाइन में है कि कोई भी अगर प्रीमाइजेस है उसमें 2 एंट्रेंसेस बनाने की ज़रूरत है। और जब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इसको मैंडेटरी किया और सीलिंग की जब प्रोसेस शुरू हुई, तो आप देखना शुरू करना कि जितनी भी कोचिंग्स हैं उनके पीछे के जो हिस्से हैं वहाँ पे ये आयरन रॉड्स की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये पहले नहीं थी, 2015-16 से पहले नहीं थी, लेकिन ये बड़ी बात है। अगर ये सख्ती दिखाया तब इन्होंने ये तो मर्डर है। अगर इस तरह के 4 फ्लोर के हर बिल्डिंग में मैंडेटरी है। ये तो मर्डर है। अगर इस तरह के गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं बना सकते, अगर ये बात अगर सच है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, अगर ये दिल्ली हाई कोर्ट के गाइडलाइंस है कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चला सकते हैं, तो ये मर्डर है। इस पर 300 मतलब तो नया कानून आ गया है, 301, 302 लगना चाहिए। और इसका मतलब है कि खुल्ला उल्लंघन है गाइडलाइंस का, और ये मर्डर है और ये हत्या हुई। अब तो इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि बरसात हो गई, पानी चला गया। अगर नियम कानून है कि आप नहीं बना सकते हैं लाइब्रेरी, तो आपको नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि लोग करोड़ों कमाते हैं, सरकार के नियम कायदों को नहीं मानते हैं, गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं। और सोचिए उन परिवारों का क्या होगा जिनके बच्चे अब नहीं रहे, उनके आंखों में सपने थे। और ये तमाम स्टूडेंट हैं यहाँ,
और कोई राजनीति नहीं हो रही है, सब स्टूडेंट हैं, देश के तमाम हिस्सों से आए हैं और इन्हीं स्टूडेंट की वजह से पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर की पूरी इकॉनमी चलती है, रेंट चलता है, होटल्स चलते हैं, बुक सेंटर्स चलते हैं। यहाँ के तमाम लोगों के जो इकॉनमी के साधन हैं ये यही स्टूडेंट हैं। और अब मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस पर देखूंगा भी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अगर ये कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं बना सकते, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। एक हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया गया था जिसमें चीफ जस्टिस जो हैं हाईकोर्ट के 10 अक्टूबर या 2023 की न्यूज़ है जहाँ तक मुझे याद है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया था। चीफ जस्टिस ने दोनों से पूछा था, दिल्ली गवर्नमेंट से भी और MCD से भी। तो उनका जवाब जो एफिडेविट दाखिल करते हैं उसमें बताया गया था कि नहीं, हम लोग बेसमेंट में कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं करते हैं जहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ पे 100-200 लोग जो है एक साथ खड़े। आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, आप चाहे ORN में चले जाइए, करोल बाग में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाएंगे, सब जगह बेसमेंट में ही लाइब्रेरी आपको मोस्टली जो है बेसमेंट में ही मिलेगा। आपको मोस्टली 80% आपको मोस्टली मिलेगा। कितना चार्ज करते हैं लाइब्रेरी के लिए अलग तो से? डिपेंड करता है घंटे पे, कितने घंटे पे करते हैं। 2500 भी है, 3000 भी है, 2000 भी है, डिपेंड करता है। देखिए 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होगी। MCD का जो आप अगर बजट देखेंगे तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का बजट देता है MCD हर साल। आप सोचिए 16,000 करोड़ रुपए में अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे सिक्किम के स्टेट से, सिक्किम एक छोटा सा स्टेट है, उसका बजट जो है 11,000 करोड़ का। आप मान लीजिए कि सिक्किम राज्य के बजट से ज़्यादा है MCD का बजट होने के बावजूद भी उस बजट में हमारा भी है। हम ये पानी का बोतल खरीदते हैं, GST देते हैं। आप अगर मैं मोबाइल खरीदा, मैंने 18% मैंने GST दिया, वो भी सरकार को गया, ठीक है, उसमें स्टेट को गया, कुछ MCD को गया। ठीक है, नाले की सफाई होनी चाहिए थी, सीवर लाइन बढ़िया हो, लेकिन सवाल है कि जब बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउ ही नहीं है तो चलाना नहीं चाहिए। तो नेक्सस है ना। आप अगर समझ के देखिए, आप यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखा, आप रेडी दिखेगा आपको यहाँ पे रेगुलरली। आप अगर रेगुलर में आएंगे आप यहाँ पे, आज तो यह इंसिडेंट हुआ है, नहीं तो इस देखेंगे तो आपको रेडी दिखेगा, आपको सारा सामान वहाँ तक रेडी 150 दिखेगा। आप बताइए अगर MCD अगर इतनी एक्टिव होती तो आप हटा देती, या तो आप पैसे ले रहे हैं, अदरवाइज आप हटा देते वहाँ पे। बड़ा नेक्सस है, ये कह रहे हैं अगर लाइब्रेरी अलाउ नहीं था तो लाइब्रेरी लगाना नहीं चाहिए था। और आइए आपको दिखाते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मैंने गाइडलाइंस नहीं पढ़ा है और अभी मुझे पता चला है कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चला सकते हैं। और ये बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, और इस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था। इनको ये जा नहीं सकते हैं आप, इसको किसी को जाने नहीं देंगे। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ ये हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसके बेसमेंट में राव जाइए स्टडी सर्किल की अपनी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, अपनी है कि नहीं पता, लेकिन इसके बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था। हाँ, ये जजमेंट 19 सितंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिया था। हाँ। और क्लियर शब्दों में ये कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिन कहा था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते हैं। चलिए, तो बेसमेंट में आप दफ्तर नहीं चला सकते हैं, लाइब्रेरी नहीं चला सकते हैं, जहाँ 100 नहीं चल सकते हैं। हाँ। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल सकती हैं, और बेसमेंट में बच्चों की पढ़ाई की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है स्टोरेज से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। तो सोचिए, ये मर्डर है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये देखिए, मतलब ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑलरेडी दिया है। और किस में दिया था? ये IP यूनिवर्सिटी जो है उसमें जजमेंट दिया था 19 सितंबर 2022 को। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, सोचिए एक बड़ा फैसला है कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। उसके गाइडलाइंस को कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर यहाँ आते हैं, दे आर जस्ट डूइंग द आईवास। वो कहते हैं कि द थिंग्स आर अंडर प्रोसेस एंड वी आर लुकिंग आफ्टर द थिंग्स एंड लुकिंग द प्राइम फेस। और डिप्लॉयमेंट देखिए, RPF दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखिए, RAF का डिप्लॉयमेंट देखिए, महिला पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट देखिए। तो ये साफ है कि ये बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था, ये पनिशेबल ऑफेंस है। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का गाइडलाइंस दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप बेसमेंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बता रहे इस फैसला के खिलाफ MCD का ये देखिए हिम्मत देखिए कि इस फैसला को चैलेंज करती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर। 2022 के सितंबर के बाद MCD जो है ये बात नहीं मानती है, ऑलरेडी चैलेंज करती है इस फैसले को जाकर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगाई जाती है कि व्हाट द नॉनसेंस। तो अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और बेसमेंट में जाकर लाइब्रेरी में वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको सावधान करिए। लाइब्रेरी में आप बेसमेंट में आप लाइब्रेरी नहीं चला सकते हैं, आप स्टोरेज बना सकते हैं, लेकिन कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं।
और ज़्यादातर जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में चल रहा है। और इस तरह से देखिए तो ये छात्र के साथ हादसा नहीं, इसको हत्या माना जाना चाहिए अगर इस तरह के फैसले हैं। और इस तरह का जानते हुए इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है आपका, आप दिल्ली में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और आप इस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छात्रों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है कि वो आगे से थोड़ा ध्यान दे, वो अपने परिवार की गाढ़ी कमाई लगा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, खबर बात होनी चाहिए। मैंने सुबह से ट्वीट देखा है, तमाम बड़े नेता इस पर दुख जता रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिखा कि हादसा बेसमेंट में हुआ और बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये सच है कि बेसमेंट में आप लाइब्रेरी नहीं बना सकते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो ये मर्डर है, हत्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है। मैं मूलतः हरियाणा से हूँ और यहीं पे ही मैं रह के मैं स्टडी करता हूँ यूपीएससी के लिए। और जो ये घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है और ये सरासर प्रशासन के द्वारा, राउज आईएएस के द्वारा हमारा जो देश का भविष्य है, जो कि भविष्य की नहीं, क्या कंप्लेन किया था आपने? कंप्लेंट किया था हमने 26 तारीख को। कंप्लेंट में ये था कि जो 26 जून को कि हमने एफआईआर भी डाली हुई है। ये एफआईआर की कॉपी है, मैं दिखा देता हूँ एक बार कैमरे पे। एफआईआर की कॉपी है आपके पास? हाँ जी, इसमें शिकायत की कॉपी होगी ना? शिकायत की कॉपी है। एफआईआर क्यों बोल रहे हैं? शिकायत हमने डाली है, उन्होंने एफआईआर किया नहीं है। तो इस पे हमने कहा था कि क्या है शिकायत, दिखाइए। शिकायत में ये है जो यहाँ पे ये राउज आईएएस का जो बेसमेंट है, ये इसके अंदर परमिशन के बिना ये खुला हुआ है और इसके अंदर जो बच्चों के लिए जितनी भी सुविधाएं थी वो ये रजी। किशोर सिंह कुशवाहा ये कंप्लेंट कर रहे हैं। डेट ऑफ रिसिप्ट 26/6/2024 को है। रिसीव्ड बाय एनसीटी दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ, ये नगर निगम कमिश्नर को ज्ञात था पूरा मामला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाते हुए ये घटना जो हमारे साथ हुई है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि हमने शिकायत पहले दर्ज कराई थी, तो ये मामला जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है। मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। अभी तक ऑफिशियल 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है और मैं कोई कयासबाजी नहीं लगाना चाहता हूं, न लगाने की मेरी आदत है। एक भी जीवित बच्चे को दिखाया नहीं जा लेकिन रहा। सवाल ये है कि बेसमेंट में अगर कमर्शियल एक्टिविटी बैन है और खासकर लाइब्रेरी नहीं चलाई जा सकती है, तो ये जघन्य अपराध है कोचिंग सेंटर के द्वारा भी, और ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए जो लोकल प्रशासन है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।